नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पहले तिजारती मिशन में इसरो ने ब्राज़ील के अमेज़न 1 और दीगर 20 सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज कामयाबी के साथ छोड़ा। खलाई एजेंसी की खलाई गाड़ी PSLV C-51 का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट्स को 10:23 पर छोड़ा गया। PSLV C-51 NSIL का पहला तिजारती मिशन है। अमेज़न 1 इस मिशन का इब्तिदाई सैटेलाइट है, जो ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट मिशन है जो हिंदुस्तान से छोड़ा गया। अमेज़न 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का पहला ज़मीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के जरिए अमेज़न इलाके में जंगलात की कटाई की निगरानी के लिए इस्तेमाल कुनिंदों को रिमोट सेंसिंग डेटा फराहम करते हुए मौजूदा ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने में मदद देगा और ब्राज़ील के खित्ते में मुतनव्वो ज़राअत का तज्जिया करने में भी ताउन हासिल होगा। 20 सैटेलाइट्स में इसरो के INS-2TD, INS स्पेस के 4 और एक सतीश धवन SAT और NSIL के 15 सैटेलाइट शामिल हैं। PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। PSLV C-51 अमेज़न 1 महकमा क़िला के तहत हुकूमत हिंद की कंपनी NSIL का पहला मिशन है। साल 2021 में इसरो का पहला मिशन और SDSC शार से 78वां खलाई मिशन है। Majestic liftoff and the announcement of normal 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. 5 seconds. Majestic liftoff and the announcement of normal liftoff from the Range Operations Director. सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C-51 का अपने मिशन की ओर अग्रसर। 19 satellites taking a ride in this mission. Amazonia 1 being the prime satellite. Stage performance normal. ROD की अभी घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य होता हुआ अब प्रमोचन यान अपने बिजली की पैदावार पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस की वजह से आम सारिफ को सालाना 25,000 करोड़ से ज्यादा के बोझ बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के दरमियान कोयले पर लगाए जाने वाले टैक्स और सेस को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि कोयले पर मुख्तलिफ अकसाम के टैक्स सारिफीन के माहाना बिजली के बिल पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। कोयले की पैदावार से लेकर इस्तेमाल तक बहुत सारे टैक्सेस और सेस लगाए जाते हैं, जिसका बराह रास्त असर आखिर में पैदा होने वाले बिजली की लागत पर पड़ता है। इस वक्त कोयला मुल्क में बिजली की पैदावार का तकरीबन 55% बनता है और यह मुल्क भर में बिजली की पैदावार यानी थर्मल पावर जनरेशन के लिए एक बुनियादी जरिया है। कोयला अगरचे के बिजली की पैदावार के लिए एक बुनियादी जरिया होने के बावजूद GST के ताबे है, लेकिन बिजली जो कोयले की आखिरी पैदावार है GST में नहीं है। चूंकि कोयला तैयार करने वाले इनपुट टैक्सेस क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वो बिजली की लागत में टैक्स शामिल करते हैं, जिससे सारिफीन पर ज्यादा बोझ पड़ता है। तज्जियाकारों का कहना है कि GST में शामिल ना होने की वजह से बिजली के सारिफीन को हर साल 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करना पड़ता है। कोल कंट्रोलर ऑफिस और CEA पावर कंज्यूमर्स के जरिए फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक सनती और घरेलू दोनों इनपुट और आखिरी पैदावार के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस के इल्तिजामात की बुनियाद पर कोयले के जरिए 2018-19 में पैदाशुदा 98,70,682 मिलियन यूनिट बिजली पर 26 पैसे फी यूनिट अदायगी की गई, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार पर जरूरत से ज्यादा टैक्स आयद किया जाता है, जिससे आम सारिफीन को बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। कोयले के G ग्रेड 11 की असल कीमत जो बिजली की पैदावार में सबसे आम है SCCL के जरिए तैयार 955 रुपए फी टन है, लेकिन टैक्सेस, लेवी और मुतफरिक चार्जेस की वजह से जनरेटर के लिए हतमी फ्री प्राइस तकरीबन दुगनी बढ़कर 1849 रुपए फी टन हो गई है। कोयला फिलहाल बुनियादी कीमत पर 14% रॉयल्टी, 5% GST, 400 रुपए फी टन GST मावेजा सेस, नेशनल माइनिंग एक्सप्लोरेशन टैक्स 2% रॉयल्टी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन 30% रॉयल्टी लेते हैं। इसके बाद
माहौलियात और डेवलपमेंट सेस 23 रुपए फी टन और बॉर्डर टैक्स या टर्मिनल टैक्स 2 रुपए फी टन आयत करते हैं। इसके साथ साथ नकलो हमल और कोयला निकालने वगैरह के लिए भी इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ता है, जो फी टन 121 से 177 रुपए के दरमियान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसी तजुर्बेगाह को जमीन पर ले जाने पर जोर देते हुए इतवार के रोज कहा कि मुल्क का हर शहरी अपनी जिंदगी में साइंस को वसअत देगा, तभी तरक्की की राहें भी खुलेंगी और मुल्क भी खुद कफील होगा। मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में कहा कि मुझे यकीन है कि इस मुल्क का हर शहरी ये काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज कौमी यौम साइंस भी है। आज हिंदुस्तान के अजीम साइंसदान डॉक्टर सीवी रमन का रमन इफेक्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। इस दरियाफ्त ने पूरी साइंस की सिमत बदल दी। मैं यकीनी तौर पर चाहूंगा कि हमारे नौजवान हिंदुस्तान की साइंसी तरक्की को और हमारे साइंसदानों को जानें, समझें और खूब पढ़ें। नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है। स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अनगिनत वैज्ञानिक हैं जिनके योगदान के बिना साइंस इतनी प्रगति नहीं कर सकती थी। हम जैसे दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं, वैसे ही हमें भारत के वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए। मैं भी मन की बात के इन श्रोताओं की बात से सहमत हूं। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़ें। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले किसान पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सी वेंकट रेड्डी का तस्करा वजीर आजम मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में किया, जिसके बाद वो कौमी सतह पर एक मरतबा फिर जेर बहस हैं। वजीर आजम ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो रेड्डी जैसे लोगों से जज्बा हासिल करें। नेशनल साइंस डे और हिंदुस्तानी साइंसदानों व हिंदुस्तानी साइंस की अहमियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुलबा और नई नस्ल को चाहिए कि हिंदुस्तानी साइंस के बारे में पढ़ें। लैब टू लैंड यानी लैब से ज़मीन के ख्याल को अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इख्तिराई किसान वेंकट रेड्डी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने अपने डॉक्टर दोस्त से विटामिन डी की नामुनासिब कमी के मसले के बारे में सुना, जिसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं। तहकीक के जरिए उनकी मसाई और ज़राअत में उनकी कोशिशों ने उस किस्म के गेहूँ और चावल की पैदावार में मदद दी जो कुदरती तौर पर विटामिन डी से मालामाल होते हैं। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लद्दाख के उर्गेन फुत्सौग भी काम कर रहे हैं। उर्गेन जी इतनी ऊंचाई पर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसलें उगा रहे हैं, वो भी साइक्लिक तरीके से, यानी वो एक फसल के वेस्ट को दूसरी फसल में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। है ना कमाल की बात। इसी तरह गुजरात के पाटन जिले में कामराज भाई चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विकसित किए हैं। सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं, इसे मोरिंगा या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है।
अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अपनी उपज को वो अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भेजकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तिरुविन्नोवली में असातिज़ा से बातचीत करते हुए कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मरकज की मौजूदा मोदी हुकूमत पर शदीद हमला बोला और कहा कि हम एक ऐसे दुश्मन से नबरद आजमा हैं जो अपने मुखालिफिन को कुचल रहा है, लेकिन हम ऐसे लोगों को पहले भी भागने पर मजबूर कर चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इस मुल्क के लोगों ने जिस तरह अंग्रेजों को वापस भेज दिया, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को नागपुर वापस भेज देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तमिलनाडु के वजीर आला से बहुत मायूस हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने और सवाल पूछने के बजाय उन्होंने हथियार डाल दिए। हथियार डालने की वाहिद वजह यह है कि वजीर आला बदुनवान है और नरेंद्र मोदी के पास ईडी, सीबीआई और दीगर इदारे हैं। Do not believe that education is a financial commodity. I just do not believe it. I do not believe that you should be able to buy an education. I believe that education should be available to everybody, rich, poor, man, woman, and it is the duty of a nation to give education and healthcare to its people. What is happening today is everything in this country is being seen as a financial commodity. Agriculture is being seen as a financial commodity. Education is being seen as a financial commodity. Healthcare is being seen as a financial commodity. Basically, if you have सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ कागजों पर है, जबकि ज़मीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी में लोगों की आमदनी सिफर हो गई है और सरकारी टैक्स पर टैक्स लगा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों के इक़्तिसादी हालात को ठीक करे। मौसूफ ने इन बातों का इजहार इतवार के रोज़ मुनक़िदा एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत के साथ किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि ज़मीन पर काम होना चाहिए, तरक्की सिर्फ कागज़ों और टेलीविज़न पर है। उनका कहना था कि जम्मू की सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता है और यहाँ कारखाने बंद हो गए हैं, जिससे बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम बजट के अलावा भी अलग अलग चीज़ों के लिए दिल्ली से पैसे लाते थे, लिहाजा ज़रूरत है कि दिल्ली से दुगना ज़्यादा पैसा लाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की आमदनी सिफर हुई है और इस पर टैक्स लागू किया जा रहा है और अब हाउसिंग टैक्स भी लगाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो लोगों के इक़्तिसादी हालात को ठीक करे। का काम मत करो, आप किसी हिंदू या सिख का माफ करो, वो करो, लेकिन अपने आप को ये भी नहीं है। ये भी कभी कभी होता है कि अच्छा मैं एमएलए बन गया, अब आप मुझको गुजर कोई नहीं कहे, ये भी है। फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और क्यों वहीं आपने अपनी असलियत छुपाई, तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब मैं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े उतने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम। गुजरात में आज लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान दाहोद में वोटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने ईवीएम को भी नुकसान पहुंचाया। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं विरमगाम में बीजेपी वर्कर्स की इंडिपेंडेंट वर्कर के साथ झड़प हो गई।
वहां भी पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ जगह कांग्रेस वर्कर्स ने फर्जी ईवीएम का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए हंगामा किया। दाहोद में इन इंतखाबात के लिए 11,343 मुलाजिमीन और 2,600 जवान तैनात किए गए थे, फिर भी तशद्दुद हुआ। इस वजह से कुछ देर के लिए वोटिंग भी बंद रही। बाद में सीनियर अफसरों ने पहुंचकर दोबारा वोटिंग शुरू करवाई। शाम 6 बजे तक जिले पंचायतों में करीब 60% और तालुका पंचायतों में 61% और म्यूनसिपैलिटीज में करीब 57% वोटिंग हुई। गुजरात में आज 31 जिले, 231 तालुका पंचायत और 81 म्यूनसिपैलिटीज के लिए इंतखाबात हुए। आज जुमला 8,473 सीटें उनके लिए वोटिंग हुई। इनमें म्यूनसिपैलिटीज की 2,720 सीटें, जिला पंचायतों की 980 और तालुका पंचायतों की 4,773 सीटें शामिल हैं। वोटिंग के लिए 36,008 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए थे। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए हफ्ते की शाम तक 2,100 करोड़ रुपए चंदा जुटाया जा चुका है। फिलहाल 1,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा है, यानी ये अंदाजे से लगभग 1.5 गुना है। पहले 1,100 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा था, लेकिन फाउंडेशन बुनियाद डालने का प्लान बदलने की वजह से इसकी लागत बढ़ गई। विश्व हिंदू परिषद ने 15 जनवरी से निधि संपर्ण अभियान शुरू किया था। 44 जिलों में टारगेट पूरा होना था। जिन रियासतों में यह मुहिम देर से शुरू हुई, वहां चंदा जुटाया जा रहा है। ऐसे में यह रकम का और बढ़ना भी तय है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव गिरी का कहना है कि मुस्तकबिल में नए मंसूबों के हिसाब से लागत बढ़ सकती है। ऐसा हुआ तो चंदा मुहिम फिर चलाई जा सकती है। वहीं ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का कहना है कि अभी कोई हद तय नहीं की गई है। इसकी लागत कितनी होगी, मंदिर बनने के बाद ही इसका एक्सपेंशन भी होना है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि कई डिपॉजिटर्स भी जो अमाउंट है वो डायरेक्टली बैंक्स में जमा कर रहे हैं। इसका अमल जारी है और इसका जो सही लेखा जोखा है वो मार्च के आखिरी तक पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्कों में रहने वाले भी ये मुहिम चला रहे हैं, जिसकी वजह से चंदा काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है। एक और ख़ास बात उन्होंने ये कही कि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के लोग हैं और मुख्तलिफ ज़ातों के लोग हैं वो इस मंदिर की तामीर में चंदा दे रहे हैं। खासकर उन्होंने जिक्र किया कि मुसलमान भी राम मंदिर की तामीर के लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर चंदा दे रहे हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा हो गया। 8 करोड़ 99 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 25,36,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी दौरान अमेरिका ने अब तक जुमला 2 करोड़ 92 लाख केसेस की तस्दीक कर दी है। इनमें से 5,24,000 से ज़्यादा मुतासरीन की मौत हो गई है। इस वक्त मुल्क में वैक्सीन की डिमांड सप्लाई के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आने वाले वक्त में सप्लाई की हालत सुधरने की उम्मीद भी नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अप्रूवल मिलने से एक बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन में मदद मिलेगी। ये टीका 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। अमेरिका में अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हिंदुस्तान में लगातार 5 दिन से कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले मरीजों की तादाद 100 से ज़्यादा हो रही है, जबकि चौथे रोज़ वायरस के नए केसेस 16,000 से ज़्यादा थे। दरिया असरा मुल्क में अब तक 1 करोड़ 43 लाख 1,266 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इतवार की सुबह वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 113 मरीजों की हलाकत से मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,57,051 हो गई है। चारशुम्बे से इतवार तक हर रोज़ मरने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा ही रही। ये तादाद चारशुम्बे के रोज़ 104, जुमेरात को 120 और हफ्ते के रोज़ 138 थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 113 कोरोना वायरस से अमवात हुई है। 16,752 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद मुल्क में 1 करोड़ 7,96,731 हो चुकी है।
तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 176 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक शख्स की मौत हुई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,98,807 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,634 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 27 केसेस दर्ज हुए हैं। हरमैन शरीफैन के मंसूबों के चीफ डिजाइनर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जुनैद ने बावर कराया कि नए मंसूबों का मकसद मसाइल को हल करना है। उनमें हुजूम और भीड़, मजमे का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और हुज्जाज और ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद अहम तरीन है। उन्होंने ये बात अल अरेबिया न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सवाल मुबाशिर यानी बराह रास्त सवाल प्रोग्राम के मेज़बान खालिद मुतखली से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। बिन जुनैद के मुताबिक मताफ की तौसी की हिकमत अमली में बुनियादी तवज्जो तवाफ़ करने वालों की गुंजाइश को बढ़ाने और इंसानी जत्थों की सलामती को यकीनी बनाने पर मरकूज़ है। उन्होंने बावर कराया कि हरम मक्की के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला एयर कंडीशनिंग सिस्टम इमारतों की एयर कंडीशनिंग सिस्टम से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि हरम मक्की में 100% साफ हवा होती है। इस हवा को हरम मक्की में दोबारा तकसीम नहीं किया जाता बल्कि इसे दोबारा पंप किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक तवानाई की फराहमी के लिए हीट एक्सचेंज वेल के जरिए ठंडी और बैरूनी हवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद साफ और गर्म हवा को ठंडा करना है। उन्होंने मजीद बताया कि हरमैन के तरक्याती मंसूबों को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इंजीनियरों की एक बड़ी तादाद की निगरानी में मुकम्मल किया गया है। उनमें ज़्यादातर सऊदी इंजीनियर्स हैं। कौमी राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में चेन स्नैचिंग की दिल दहला देने वाली वारदात अंजाम दी गई है। एक खातून अपने 2 साला मासूम को गोद में लेकर पैदल जा रही थी, तभी लुटेरों ने खातून के गले पर 2 मरतबा चाकू से वार किया, जिससे खातून बुरी तरह जख्मी हो गई और अस्पताल में मौत हो गई। हफ्ते की शाम को अंजाम दी गई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात में जख्मी होने वाली खातून की शिनाख्त सिमरन कौर के तौर पर हुई है। सिमरन को जख्मी होने के बाद फौरी तौर पर शालीमार बाग के फोर्ट्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां कुछ ही देर बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। सिमरन कौर 25 साल की थी और 3 साल कबल ही उनकी शादी हुई थी। खातून का 2 साल का बच्चा है और वो आदर्श नगर में अपने मायके में आई हुई थी। सिमरन की ससुराल पटियाला में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श नगर इलाके में उनके मायके के नज़दीक ही शनि बाजार के नाम से मार्केट लगती है, जहां से खातून खरीदारी करके वापस लौट रही थी। पहले एक चोर ने खातून के गले से चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मुखालिफत की और चोर को पकड़ने की कोशिश की तो चोर ने खातून की गर्दन पर चाकू से 2 मरतबा वार किए। जिस वक्त लुटेरे खातून पर चाकू से वार कर रहे थे, उसकी गोद में इसका 2 साला मासूम बच्चा भी मौजूद था। लुटेरों ने मासूम के सामने ही उसकी मां का कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मौसूल होने के बाद आदर्श नगर थाने के पुलिस और अफसरान मौके पर पहुंचे और जख्मी खातून को फोर्ट्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया, लेकिन खातून की जान नहीं बच सकी। 2 दिनों के अंदर यह दूसरा ऐसा वाक़या है जिसे सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस लुटेरों का सुराग लगा रही है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर धमाको अशिया से भरी गाड़ी पार्क करने की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम जैश उल हिंद ने ली है। इस तंजीम ने इससे मुतालिक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। कुछ दिन पहले इसी तंजीम ने दिल्ली में इसराइली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस दावे की तस्दीक नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस दहशतगर्द तंजीम का पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है। इस दहशतगर्द तंजीम ने अपनी पोस्ट में जांच एजेंसी को चैलेंज किया है और पैसों की डिमांड की गई है। इसमें लिखा है कि यह सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। रोक सको तो रोक लो, तुम कुछ भी नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में हिट किया था। तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ।
तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया। इस मामले की छानबीन से जुड़े दहशतगर्द जो एंटी टेररिज्म सेल हैं उसके एक अफसर ने मीडिया को बताया कि अब तक की छानबीन में जो सबूत मिल रहे हैं उससे लगता है कि यह किसी दहशतगर्द तंजीम की हरकत नहीं है। क्राइम ब्रांच के एक अफसर ने बताया कि यह गाड़ी मनसुख हिरेन नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। हिरेन ने बताया कि 17 फरवरी की शाम वो थाने से घर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, उन्हें जल्दी थी इसलिए गाड़ी एरोली ब्रिज के पास सड़क के किनारे खड़ी कर दी। अगले दिन वो कार लेने गए तो वहां वो कार नहीं मिली। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी। मुलजिमीन ने गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी थी और चेसिस नंबर खुरेज दिया था। इसके बावजूद पुलिस गाड़ी मालिक की पहचान करने में कामयाब हो गई। इस गाड़ी से 20 नंबर प्लेट भी मिली थी। इनके नंबर मुकेश अंबानी के स्टाफ की गाड़ियों के नंबर से मिलते जुलते हैं। ये शक जाहिर किया जा रहा है कि मुलजिम लंबे वक्त से उनके काफिले का पीछा कर रहे थे। कार से मिली जिलेटिन की छड़ें नागपुर की 16 इंडस्ट्रीज की नाम की कंपनी से बनाई गई थी। क्राइम ब्रांच ने इस कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल का बयान लिया है। पुलिस ने उन लोगों की जानकारी हासिल की जिन्हें कंपनी ने जिलेटिन की छड़ें बेची थी। सत्यनारायण नुवाल ने बताया कि जिलेटिन की छड़ें हमेशा सीलबंद बक्से में डिस्पैच की जाती हैं और बक्से के ऊपर सारी जानकारी होती है। अगर वो बॉक्स टूटा हुआ है और उसके बाद जिलेटिन की रॉड को निकाला गया तो ये बता पाना मुश्किल है कि इसकी डिलीवरी कैसे की गई। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए मुल्क के कोलकाता और अहमदाबाद समेत 5 शहरों का इंतखाब किया, लेकिन मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अभी तक इस फेरिस्त में उसे शामिल नहीं किया गया। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए नीलामी का अमल हाल ही में चेन्नई में मुकम्मल किया गया है और टूर्नामेंट के मकाम और शेड्यूल के हवाले से तैयारियां जारी हैं। जानलेवा कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से आईपीएल का 13वां सीजन यूएई में खेला गया था। अब हालात पहले से बेहतर होने और वैक्सीनेशन के आगाज के साथ ही इस बार हिंदुस्तान में आईपीएल का इनेकाद होना तकरीबन तय है। चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली को आईपीएल की मेजबानी के लिए आर्जी तौर पर मुंतखब किया गया है, लेकिन मुंबई को अब भी एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है और इस पर गौर व खौज जारी है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत के साथ भी बातचीत की जाएगी। महाराष्ट्र की हुकूमत फिलहाल कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मुंबई में आईपीएल के इनेकाद की इजाजत देने के बारे में उलझन का शिकार है। महाराष्ट्र के अलावा बहुत सी दूसरी रियासतों में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया है, जिससे हुकूमत और अवाम की परेशानी बढ़ गई है। आईपीएल से वाबस्ता एक जराये ने बताया कि मुंबई के बारे में सूरत हाल अब भी वाज़ेह नहीं हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़यादत महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने अभी तक इस मामले में हतमी मंजूरी नहीं दी। रियासत महाराष्ट्र मुल्क में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर का मरकज बन गया है, जहां कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आगाज से कबल बीसीसीआई ने मुंबई में ही टूर्नामेंट के इनेकाद के ऑप्शन पर भी गौर किया था। इस बात का भी इम्कान है कि लखनऊ को भी आईपीएल का वेन्यू बनाया जा सकता है, क्योंकि बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश में भी मैचों के इनेकाद के हक में है। लखनऊ का नाम अभी तक इस फेरिस्त में शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में 8 मरहलों में असेंबली इंतखाबात कराने का ऐलान किया। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के वक्त मुल्क में आईपीएल के शुरू होने का इम्कान है, जिसकी वजह से कोलकाता को टूर्नामेंट का मुकाम बनाने के बारे में कुछ सवालात खड़े हुए हैं। इस फैसले के बारे में बीसीसीआई के एक जराये ने बताया कि जब 2019 के आम इंतखाबात के दौरान किसी रुकावट के बगैर आईपीएल का इनेकाद किया जा सकता है, तो असेंबली इंतखाबात के दौरान भी इसमें कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होगा। अरब इत्तेहादी मुल्कों ने सहाफ़ी जमाल खाशकी के कत्ल से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हिमायत की है। इससे कबल सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सहाफ़ी जमाल के कत्ल से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को मनफी और गलत करार देकर रद्द कर दिया है। वाज़ेह है कि अमरीकी रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया था कि सऊदी अरब की आला शख्सियत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी, जिसका अंजाम जमाल के कत्ल पर हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सहाफ़ी जमाल को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी अरब के कौंसल खाने में कत्ल कर दिया गया था।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।